नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के अंदर जो आज की वीडियो होगी, इसके अंदर हम शुरू करेंगे भारत की नदियाँ। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और लोकप्रिय विषय भी है कि भारत की जो नदियाँ हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होगी इसके अंदर हम हिमालय की नदियाँ पढ़ेंगे और जो हमारी आगामी वीडियो होगी उसके अंदर हम प्रायद्वीपीय जो भारत है उसकी नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज की जो वीडियो है इसके अंदर हिमालय की नदियों को बहुत ही अच्छी तरह से खंगाल देंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे बिल्कुल, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका कभी भी गलत ना हो। आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, अंत तक बने रहना और मैं हिमालय की एक एक नदियाँ बिल्कुल क्लियर कर दूँगा, आपको कभी भी वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिमालय की नदियाँ। जो हमारा टॉपिक है आज हिमालय की नदियाँ। हिमालय की जो नदियाँ हैं इसके अंदर 3 तंत्र पढ़ने पड़ते हैं। कितने? 3 तंत्र। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है गंगा नदी तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और बाकी जो है उन सभी की सहायक नदियाँ हैं, इन तीनों की, सिंधु नदी की, गंगा नदी की और ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, तो ये 3 तंत्र जब आप पढ़ लोगे तो पूरी हिमालय की जो नदियाँ हैं वो सभी समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं वो अलग से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो जो आज की वीडियो होगी और जो हिमालय की जो नदियाँ हैं इसके ऊपर भी हमें सिंधु नदी तंत्र अलग पढ़ना पड़ेगा, गंगा नदी तंत्र अलग और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसको हम अलग अलग वीडियो में मैं समझाऊंगा। जो आज की वीडियो होगी इसके अंदर हम सिर्फ सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे और उसकी सहायक नदी होगी। तो जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, मैंने जो है ये हिमालय का चित्र बना है और पूरा भारत का जो उत्तरी भारत है उसका पूरा चित्र बना है। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि मैंने इसके अंदर क्या बनाया हुआ है। जो आप रेड लाइन से देख रहे हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, मानसरोवर लेक, या इसको राक्षस ताल झील भी कहते हैं, राक्षस तिल। और यहाँ से 3 मुख्य नदियों का उद्गम होता है। कितनी? 3। एक नदी पश्चिमी दिशा में जाती है जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी, ये आप रेड सी लाइन से देख रहे हैं, सिंधु नदी। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ से निकलती है सतलुज नदी या सतलुज बोलते हैं जिसको। और तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है जो पूर्व की ओर जाती है वह ब्रह्मपुत्र नदी, जो नामचा बरवा से यू टर्न लेते हुए असम घाटी में से बहते हुए जो है बंगाली खाड़ी में अपना जल गिराती है। और जो सिंधु नदी है वो पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए पाकिस्तान में जो है अपना जल गिरा देती है। तो अब इसको आराम से भी पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि हिमालय की 3 नदियां ऐसी है जो हिमालय से भी पहली है। मतलब हिमालय से भी, हिमालय का जब उत्थान हुआ उससे भी पहली 3 नदियां ऐसी थी जो वहाँ पे विद्यमान थी और जो अपना जल जो थी वो 33 सागर में गिराती थी। 33 सागर जो था जिससे हिमालय का निर्माण हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो 33 सागर था उससे हिमालय का निर्माण हुआ। जो नदियाँ जो थी, तो 3 नदियाँ ऐसी थी जो हिमालय के उत्थान से भी पूर्व वहाँ पर थी। जैसे उनका नाम है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ ऐसी थी जो हिमालय के उत्थान से पहले थी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ऐसी नदियों को जो हिमालय से भी पूर्व में वहाँ विद्यमान थी उनको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। पूर्ववर्ती नदियाँ, पूर्ववर्ती नदियाँ जो थी वो 33 सागर में जल गिराती थी। ये नदियाँ अपनी घाटियों का निर्माण करती रही हिमालय के साथ साथ। सबसे पहली गहरी व जो संकरी घाटियाँ थी, आई आकार की घाटियाँ, उनको या उसको हम कैनियन कहते हैं, उसका निर्माण किया इन नदियों ने। हिमालय के उत्थान के साथ साथ ही अपनी जो घाटियाँ थी उसको गहरा करती रही और जो आई आकार की जो घाटी होती है उसको कैनियन या गार्ज भी बोलते हैं, उसका निर्माण करती रही। कोई भी नदी जो है वो अपनी घाटी को तब तक ही गहरा कर पाती है जब तक कि वो समुद्र के तल या सी लेवल को प्राप्त ना कर ले। उसके बाद उससे ज़्यादा गहरी कोई भी नदी अपनी घाटी को नहीं कर सकती। तो ये अपनी आई आकार की घाटी का निर्माण करते रहे, अपना गार्ज इन्होंने बनाया। जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर गिलगिट के पास जो है सिंधु गार्ज, सिंधु नदी पर एक सिपकिला गार्ज था, सतलुज नदी ने बनाया। हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पे सिपकिला गार्ज। और एक है दिहांग गार्ज जो ब्रह्मपुत्र नदी ने जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर बनाया यहाँ पे, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, दिहांग गार्ज। ठीक है, दिहांग गार्ज। और 3 नदियाँ जो हैं, जो ये तीनों नदियाँ हैं ये अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं। ये भारत की नदियाँ नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ है क्योंकि एक से अधिक देश में बहती है। जैसे सिंधु जो है वो चीन, भारत और पाकिस्तान से होते हुए बहती है। सतलुज चीन, भारत और पाकिस्तान से। ब्रह्मपुत्र भी जो है चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो आइए हम शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र।
जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र, इस तंत्र की जो सबसे मुख्य नदी है वो है सिंधु नदी। इसकी मुख्य नदी क्या है? सिंधु नदी है। और बाकी जो है इसकी सभी सहायक नदियाँ हैं। और जो ये सिंधु नदी है इसके बाएं तट पर आकर मिलने वाली जो नदियों की अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको बता दूं, ये झेलम नदी है, सिंधु नदी, यह है झेलम नदी। सिंधु नदी के दक्षिण में झेलम नदी है। फिर इसके दक्षिण में जो है चेनाब नदी, चेनाब नदी के दक्षिण में रावी नदी, और रावी नदी के दक्षिण में व्यास नदी, और व्यास नदी के दक्षिण में सतलुज नदी है। तो ये चारों जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। और अगर हम इनके क्रम की बात करें, उत्तर से दक्षिण सबसे पहला आ जाएगा सिंधु नदी, फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और फिर सतलुज। इनमें से दो नदियां ऐसी है जो मानसरोवर झील से जिनका उद्गम मानसरोवर झील से है। जैसे सतलुज नदी है एक जो मानसरोवर झील से निकलती है, और एक नदी है सिंधु नदी। तो सिंधु तंत्र की दो नदियां हैं जो मानसरोवर झील से निकलती है। एकमात्र नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलती है वह है झेलम। जो झेलम है, जैसा आप ये चित्र देख रहे हैं, झेलम जो है एकमात्र नदी है इस तंत्र की जो जम्मू कश्मीर से निकलती है। और बाकी जो तीन शेष जो नदियां हैं वो हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। कहाँ से? हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। जैसे चेनाब, रावी और व्यास, ये तीनों नदियां जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। जैसे जो ये झेलम जो नदी है, ये बैरीनाग जो झरना है उसके समीप शेषनाग झील से निकलती है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, शेषनाग जो झील है, और वहाँ से फिर ये बूलर, श्रीनगर से होते हुए बूलर झील में मिल जाती है, और फिर वहाँ से आगे भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए बाद में जो है चेनाब नदी में अपना जल गिराती है। यहाँ चेनाब नदी में मिल जाती है। और झेलम नदी पे जो है अनंतनाग से लेकर बारामूला तक जो है नौकायन किया जाता है, और ये श्रीनगर से होते हुए बूलर झील में मिल जाती है आगे, और ये भारत पाकिस्तान की सीमा बनाती है और कश्मीर घाटी के अंदर विसर्पण करते हुए बहती है झेलम नदी। एकमात्र नदी है जो विसर्पण करती है। सिंधु तंत्र की 5 सहायक नदियां जो पंजाब के पास, ये जो 5 सिंधु तंत्र की 5 सहायक नदियां हैं जो पाकिस्तान में जो है, इनको जो है पंचनद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पांचों का जल एक जगह मिल जाता है। और ये पाकिस्तान में जो है मिठान कोट एक जगह है, वहाँ पे जो है अपना जल जो है सिंधु नदी के बाएं तट पर मिठान कोट पर सिंधु नदी में गिराती है। और अगर हम सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो वह है चेनाब। जैसे आप देख पा रहे हैं, चेनाब जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चेनाब। और जो व्यास नदी है, जैसा आप ये देख रहे हैं, व्यास नदी जो है ये व्यास कुंड से निकलती है। यहाँ रोहतांग दर्रा के पास से, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है व्यास नदी, व्यास कुंड से, और कुल्लू पहाड़ियों से होते हुए चंबा घाटी में बहती है, और बाद में जो है सतलुज नदी में ही मिल जाती है। उसके बाद जो सतलुज है मैंने बता दिया है मानसरोवर लेक से निकलती है। व्यास नदी जो है वो व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। उसके बाद जो नेक्स्ट नदी है वह है रावी। रावी नदी जो है वो बारालाचा दर्रा जो है वहाँ से निकलती है, बारालाचाला दर्रा से। आप ये दर्रा देख रहे हैं, बारालाचाला दर्रा, ठीक है। उसके बाद जो अगली नदी, और ये रावी नदी जो है बारालाचाला दर्रे से होकर फिर ये पंचनद में मिल जाती है, मतलब चेनाब नदी के अंदर मिल जाती है। जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी का जो उद्गम है वो एक जगह है तांडी, कैलांग के पास। कैलांग जगह है, कैलांग हिमाचल प्रदेश में, कैलांग के पास। यहाँ से 2 धाराओं में निकलती है, एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है भागा। जैसा आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, चंद्र और भागा 2 धाराओं में निकलती है चेनाब नदी, और पश्चिम की ओर बहते हुए जो है ये पंचनद में बाद में सिंधु नदी में ही मिल जाती है, अब आइए हम इनके उद्गम की बात करते हैं। जैसे मान लिया यह सतलुज जो नदी है रोहतांग दर्रे के पास भारत में जो है प्रवेश करती है। भारत में कहाँ प्रवेश करती है? जो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ पर प्रवेश करती है, और यहाँ पे एक सिपकिला गार्ज बनाती है, और भारत के 2 राज्यों से होकर बहती है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। सतलुज जो नदी है भारत के 2 राज्यों से होते हुए पंजाब और हिमाचल से बहती है। आइए हम उद्गम की बात करते हैं। अब एक एक नदी का उद्गम मैं आपको बता दूं। जैसे सिंधु नदी है, सिंधु नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर के पास चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से है। चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है यहाँ से सिंधु नदी निकलती है। उसके बाद सतलुज नदी
जब ये भी मानसरोवर के पास, यहाँ राक्षस ताल भी इसको बोलते हैं, इसके समीप से मानसरोवर के निकलती है सतलुज नदी। जो झेलम नदी है, झेलम नदी जो है वो शेषनाग झील से निकलती है, बैरीनाग झरने के पास से, और बैरी बुलर झील में मिल जाती है और फिर भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए सिंधु नदी में अपना जल गिराती है आगे। उसके बाद हम बात करते हैं चिनाब। चिनाब जो है बारालाचाला दर्रे से, ये चिनाब नदी है, ये चिनाब देखो बारालाचाला दर्रे से निकलती है। रावी और व्यास, रावी और व्यास दो ये नदियाँ हैं, रावी और व्यास दोनों, रावी और जो व्यास है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से रावी और व्यास, बारालाचाला दर्रे से चेनाब निकलती है। और जो व्यास है वो सतलुज की एकमात्र सहायक नदी है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। अगर सतलुज की सहायक नदी की बात करें तो जो व्यास नदी है वो सतलुज की एकमात्र सहायक नदी है। और व्यास सिंधु तंत्र की एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में नहीं जाती। कहाँ नहीं जाती? पाकिस्तान के अंदर व्यास नदी नहीं जाती। और कपूरथला के पास हरिके नामक स्थान पर जो है अपना जल जो है वो सतलुज में गिराती है। हरिके नामक स्थान पर, पंजाब में, भारत के पंजाब में। तो दोस्तों ये था आज सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में अच्छी तरह आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र और उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है और आप इससे हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।